क्या कोई ऐसा फैसला हो सकता है जो हिकमत अमली के लिहाज से 100% दुरुस्त हो, लेकिन फिर भी उसका अंजाम तबाहकुन हो? और क्या महज नताइज की बुनियाद पर खुद को बेवकूफ़ समझ लेना एक नफ्सियाती धोखा नहीं? वेलकम टू स्मार्ट स्कोप। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस तज्जिये में हम एनी ड्यूक की किताब थिंकिंग इन बेट्स को सामने रखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग फैसला साजी में हमें कैसे धोखा देते हैं, और ये भी कि हम पोकर के खिलाड़ियों की तरह स्मार्ट फैसले कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत दिलचस्प मौजू है। बिल्कुल, हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि जिंदगी शतरंज की खेल की तरह है। मतलब शतरंज में तो तमाम मोहरे सामने होते हैं ना? जी बिल्कुल, शतरंज में कोई भी मालूमात छुपी हुई नहीं होती। सही। और अगर कोई शतरंज हारता है तो उसका सीधा सा मतलब यही लिया जाता है कि बस उसने कोई गलत चाल चली थी। जी, लेकिन असल में क्या वाकई हमारी रोजमर्रा जिंदगी इतनी सीधी और शफाफ है? मेरा मतलब है, जिंदगी हकीकत में शतरंज से ज्यादा पोकर या ताश के खेल की तरह होती है? पोकर की तरह? ये थोड़ी दिलचस्प बात है, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। देखें, शतरंज में तो हर चीज और हर मोहरा साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन ताश के खेल में बहुत सी मालूमात पोशीदा होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें इंसानी गैर यकीनीपन और किस्मत यानी लक का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। किस्मत का अमल दखल तो होता है। बिल्कुल। तो पोकर में कोई भी इंसान बेहतरीन हिकमत अमली अपनाकर और तमाम तर महारत का इस्तेमाल करके भी हार सकता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे मानना हमारे दिमाग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम इंसान फितरी तौर पर हर चीज पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जब हम जिंदगी के फैसलों को शतरंज की तरह 100% हतमी मानने के बजाय उन्हें पोकर के खेल की तरह समझना शुरू कर देते हैं ना, तो इंसान के जहन से हर वक्त परफेक्ट होने का वो शदीद दबाव खत्म हो जाता है। अच्छा, चले मान लिया कि जिंदगी शतरंज नहीं बल्कि पोकर है, लेकिन अगर सब कुछ किस्मत और छुपी हुई मालूमात पर ही मुनहसर है, तो हम ये कैसे तय करें कि हमारा कोई भी फैसला सही था या गलत? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। मतलब क्योंकि अगर हम पोकर में सही चाल चलकर भी हार सकते हैं, तो फिर सोच समझकर फैसला करने का फायदा ही क्या हुआ? ये तो बड़ी अजीब सी उलझन बन गई है। और यहीं से तो इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा और इंसानी सोच की सबसे बड़ी खामी सामने आती है, जिसे मुसन्निफा ने रिजल्टिंग कहा है। रिजल्टिंग यानी नताइज से जोड़ना? जी बिल्कुल। हम करते ये हैं कि किसी भी फैसले के अच्छे या बुरे होने का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ उसके नतीजे या आउटकम की बुनियाद पर लगाते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है। तो दिमाग ऐसा क्यों करता है? इर्तिकाई लिहाज से देखा जाए तो इंसानी दिमाग गैर यकीनी सूरत हाल से शदीद घबराता है। उसे हर चीज का एक वाज़े और फौरी जवाब चाहिए। जैसे जंगलों में रहने वाले इब्तिदाई इंसान को जिंदा रहने के लिए फौरी पैटर्न्स या इशारों की जरूरत थी। बिल्कुल, इसलिए आज भी हमारा दिमाग शॉर्टकट निकालता है। चूंकि नतीजा सामने नजर आ रहा होता है, इसलिए दिमाग फौरन इसे फैसले की क्वालिटी के साथ जोड़ देता है। हालांकि एक बहुत जबरदस्त फैसला बुरे नतीजे पर खत्म हो सकता है, और एक इंतहाई बेवकूफाना फैसला महज किस्मत के सहारे अच्छे नतीजे तक पहुंच सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात को हम रोजमर्रा की एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कोई शख्स रात को नशे की हालत में गाड़ी चलाता है और इत्तेफाक से बिल्कुल खैरियत से घर पहुंच जाता है। हाँ, अब अगर सिर्फ नतीजे को देखा जाए तो वो महफूज रहा। बिल्कुल, लेकिन क्या उसका फैसला दुरुस्त था? बिल्कुल भी नहीं। अगर दिमाग यहाँ रिजल्टिंग का शॉर्टकट लगाएगा तो वो शख्स यही समझेगा कि ये काम तो बिल्कुल महफूज है, और फिर वो ये गलती बार बार दोहराएगा, जो बालाखिर किसी बड़े हादसे का सबब बनेगी। सही। अब इसके बरक्स फर्ज करें कोई इंसान पूरी रिसर्च करके स्टॉक मार्केट की एक मुस्तहकम कंपनी में पैसा लगाए और अगले ही दिन अचानक किसी आलमी वबा या जंग की वजह से मार्केट क्रैश कर जाए। नुकसान तो हो गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रिसर्च या फैसला गलत था। बिल्कुल ऐसा ही है। और मसला ये है कि जब हम मार्केट क्रैश वाले इस बुरे नतीजे से घबराकर अपना तरीक़ाकार या हिकमत अमली बदल लेते हैं, तो हम मुस्तकबिल में आने वाले बेशुमार अच्छे मौके भी खो देते हैं। यानी फैसले को नतीजे से अलग करके देखना ही दरअसल हकीकत पसंदी है। जी, हमें ये समझना होगा कि एक बार किस्मत खराब होने का मतलब ये नहीं कि इंसान का तरीक़ाकार ही गलत था। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई ना, जैसे इम्तिहान में कोई तालिब इल्म नकल करके पास हो जाए। हाँ, और उस अच्छे नतीजे की वजह से खुद को बड़ा लायक और ज़हीन समझने लगे। बिल्कुल।
और बेचारा वो तालिब इल्म जिसने साल भर दिन रात मेहनत की हो, तमाम तसव्वुरात समझे हों, लेकिन इम्तिहान वाले दिन शदीद बीमार होने की वजह से पेपर खराब कर दे, तो हम उसे नालायक समझ लें? सही बात है, हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। ये रोज़मर्रा की एक बहुत बड़ी और तल्ख हकीकत है, और इसी से ये सवाल जन्म लेता है कि अगर फैसलों को नताइज के पैमाने पर नहीं परखना, तो फिर इस गैर यकीनी दुनिया में फैसले करें कैसे? मुस्तकबिल का तो कुछ इल्म नहीं होता। इस उलझन का हल ये है कि हर इंतखाब को एक दाव या बेट समझा जाए। दाव समझा जाए? थोड़ा इसे वाज़े करें। मतलब जब भी इंसान कोई कदम उठाता है तो वो दरअसल बाकी तमाम मुतबादिल रास्तों के खिलाफ एक दाव लगा रहा होता है। हम इंसानों को फितरी तौर पर गलत साबित होने से डर लगता है। हाँ, ये तो है, हम डरते हैं गलत होने से। इसलिए हम अक्सर दावे करते हैं कि ये काम तो 100% होगा। लेकिन मुसन्निफा के मुताबिक हमें ये कहना और मानना सीखना चाहिए कि मुझे मुकम्मल यकीन नहीं है। हम हर फैसले को फीसद या परसेंटेज में बांट लें। फीसद में बांटने का क्या फायदा होता है? देखें, अगर कोई कहे कि कामयाबी का 70% यकीन है, तो वो खुद को 30% नाकामी की रियायत दे देता है, जिससे हारने पर अना को ठेस नहीं पहुंचती। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बताएं। फर्ज करें मैं किसी नौकरी को छोड़कर नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और अपनी जमा पूंजी लगा रहा हूँ। हाँ। और मैं लोगों से कहूँ कि देखें, मुझे कामयाबी का 70% चांस लग रहा है, लेकिन 30% इम्कान है कि मैं डूब जाऊंगा, तो क्या लोग मुझे कमजोर या डरपोक नहीं समझेंगे? ये सवाल बहुत अहम है। मेरा मतलब है, एक लीडर को तो बहुत पुरेतमाद होना चाहिए ना, जिसे मुस्तकबिल का पता हो। ये एक बहुत आम लेकिन खतरनाक गलतफहमी है कि लीडरशिप का मतलब हर चीज के बारे में अंधा यकीन रखना है। तो हकीकत क्या है? हकीकत में अंधा यकीन लीडरशिप की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। एक सच्चा लीडर वो होता है जो खतरात का हकीकत पसंदाना जायजा ले सके। सही। जब कोई लीडर ये मानता है कि 30% नाकामी का चांस है, तो वो दरअसल अपने टीम को ये बता रहा होता है कि उसने तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लिया है और वो किसी ख्याली दुनिया में नहीं रह रहा। बिल्कुल, हकीकत पसंदी ही असल ताकत है। जो लोग अंधे यकीन का दावा करते हैं, जब वो नाकाम होते हैं तो उनका सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है और तब लोगों का एतमाद असल में टूटता है। ये बात तो बहुत गहरी है, और इस 30% मार्जिन का सबसे बड़ा नफसियाती फायदा ये भी है कि अगर बिजनेस खुदा न खास्ता नाकाम हो जाए तो इंसान की अना टूटकर बिखर नहीं जाती। जी, वो ये नहीं कहता कि मैं एक नाकाम इंसान हूँ, बल्कि वो सोचता है कि वो जो 30% नाकामी का इम्कान था, बस वो सच साबित हो गया। ये एक अच्छा फैसला था, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। यानी अगर हम बेयकीनी को कबूल कर लें तो हम बहुत से जज्बाती सदमों और डिप्रेशन से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो इंसान को एक बहुत बड़ी चीज कुर्बान करनी पड़ेगी, और वो है हमारी अपनी अना या ईगो, क्योंकि हम इंसानों की फितरत बड़ी अजीब है। हाँ, फितरत तो अजीब है। जब कोई काम अच्छा हो जाए तो हम फौरन सीना चौड़ा करके कहते हैं कि ये मेरी जहानत और मेरी मेहनत है, और जब कुछ खराब हो जाए तो हम कहते हैं कि यार किस्मत ही खराब थी या हालात ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो अना का सारा खेल है ना, ये दरअसल हमारे दिमाग का एक दिफाई निजाम है। दिमाग हमें वक्ती तौर पर जहनी तकलीफ से बचाने के लिए सारा इल्जाम बैरूनी हालात पे डाल देता है। जी, लेकिन मसला ये है कि इस वक्ती सुकून के चक्कर में हम सीखने का अमल मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं। बेहतर फैसले करने के लिए हमें अपनी अना को एक तरफ रखकर सच की तलाश करनी पड़ती है। मतलब मारूजी तौर पर देखना पड़ता है कि कहीं हमारी जीत महज तुक्का या खुशकिस्मती तो नहीं थी। बिल्कुल, और हमारी हार में हमारा अपना कितना कंट्रोल था। चलें, हम आजकल की डिजिटल दुनिया की मिसाल ले लेते हैं। फर्ज करें किसी ने बड़ी मेहनत से 20 घंटे लगाकर YouTube पर एक वीडियो डाली और उस पर बिल्कुल व्यूज नहीं आए। हाँ, अब अना फौरन आगे आकर कहेगी कि भाई एल्गोरिदम खराब है और लोगों को अच्छी चीज की पहचान ही नहीं। लेकिन सच की तलाश ये है कि इंसान ठंडे दिमाग से बैठे और सोचे कि फर्ज करें एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो क्या मेरे थंबनेल या स्क्रिप्ट में ही कोई कमी थी? यही तो असल सच्चाई की तलाश है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। हाँ, आसान तो नहीं है। जब इंसान का कोई बड़ा नुकसान होता है, वक्त और पैसा ज़ाया होता है, तो वो पहले ही शदीद दुख और जहनी दबाव में होता है। बिल्कुल, उस वक्त अपनी गलती मानना तो नफसियाती तौर पर एक अजाब लगता है। तो जब दिमाग पर जज्बात हावी हों, शदीद मायूसी या गुस्सा आ रहा हो, तब इंसान उस कैफियत से बाहर कैसे आए?
کیونکہ اس وقت تو لاجک یا منطق بالکل کام نہیں کر رہی ہوتی۔ یہ بالکل حقیقت پر مبنی مسئلہ ہے۔ سچائی کو تلاش کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے فوری اور شدید جذباتی ہوتے ہیں۔ تو ان سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان شدید جذبات کے ابال کو قابو کرنے کے لیے مصنفہ نے دماغی ٹائم ٹریول کی 2 بڑی کمال ٹیکنیکس بتائی ہیں۔ دماغی ٹائم ٹریول، یہ کیا چیز ہے؟ پہلی ٹیکنیک ہے 10-10-10 کا اصول۔ 10-10-10۔ ہاں، جب بھی شدید غصہ آئے یا جلد بازی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے خود سے 3 سوال پوچھیں۔ اچھا، وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال، آج سے 10 منٹ بعد میں اس فیصلے کے بارے میں کیسا محسوس کروں گا؟ دوسرا، آج سے 10 مہینے بعد اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے؟ اور تیسرا، کیا آج سے 10 سال بعد مجھے یہ لمحہ یاد بھی رہے گا؟ ارے واہ، یہ اصول تو ہمیں حال کی جذباتی قید سے نکال کر مستقبل کی وسعت میں لے جاتا ہے۔ بالکل لے جاتا ہے۔ اگر ہم اسے روزمرہ زندگی پر لاگو کریں، جیسے ڈائٹنگ کی مثال لے لیتے ہیں، فرض کریں کوئی شخص ڈائٹ پر ہے اور سامنے گرما گرم پیزا آ جاتا ہے۔ بہت عام سی صورتحال ہے۔ اب وقتی جذبات اور جسمانی کیمیکلز تو کہتے ہیں کہ بس ابھی یہ کھا لیا جائے، لیکن اگر وہیں 10-10-10 کا اصول لگایا جائے تو دماغ سوچے گا کہ 10 منٹ بعد تو بڑا پچھتاوا ہوگا کہ ڈائٹ ٹوٹ گئی۔ ہاں، اور 10 مہینے بعد اس روزمرہ کی عادت سے وزن مزید بڑھ چکا ہوگا۔ اور 10 سال بعد صحت مکمل خراب ہو جائے گی۔ یہ سوچتے ہی پیزے کی وقتی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور دوسری ٹیکنیک اس سے بھی زیادہ گہری ہے، جسے پیشگی معاہدہ یا یولیسس کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ یولیسس کانٹریکٹ، اس کا نام تھوڑا مختلف ہے۔ جی، اس کا نام دراصل یونانی دیومالا کے ایک کردار یولیسس کے نام پر رکھا گیا ہے، جس نے سمندری پریوں یعنی سائرنز کی جادوئی اور تباہ کن آواز سے بچنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو جہاز کے مستول سے مضبوطی سے بنوا لیا تھا۔ اچھا، اسے پتا تھا کہ جب وہ آواز سنے گا تو اس کے جذبات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ جی بالکل، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ 2 حصوں میں بٹا ہوتا ہے، ایک حال کا لاجیکل یا ہوشیار دماغ اور ایک مستقبل کا ایموشنل یا جذباتی دماغ۔ تو جب جذبات حاوی ہوتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ صحیح کہا۔ تو پیشگی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے حال کے ہوشیار دماغ سے ایک ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جو مستقبل کے جذباتی دماغ کے راستے بند کر دے۔ اس کی کوئی عملی مثال دیں تاکہ بات مزید واضح ہو۔ جیسے اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ رات کو دوستوں کے ساتھ جا کر ہمیشہ فضول خرچی کرتا ہے، تو وہ گھر سے نکلتے وقت اپنا کریڈٹ کارڈ جان بوجھ کر گھر چھوڑ دیتا ہے اور صرف تھوڑی سی نقد رقم جیب میں رکھ لیتا ہے۔ بالکل۔ دراصل ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ بعض اوقات کتنا بڑا دھوکے باز بن جاتا ہے۔ یہ پیشگی معاہدہ تو بالکل وہی بات ہے جو ہم صبح جلدی اٹھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کیسے؟ مطلب رات والا ہوشیار دماغ جانتا ہے کہ صبح نیند میں ہمارا جذباتی دماغ ہمیں بے وقوف بنا کر دوبارہ سلا دے گا، اس لیے ہم جان بوجھ کر الارم کلاک یا موبائل کو بیڈ سے دور کمرے کے دوسرے کونے میں رکھ دیتے ہیں۔ بالکل، تاکہ جب صبح الارم بجے تو مجبوری میں بستر سے نکل کر چلنا پڑے اور نیند کی بے خیالی میں الارم بند کرنے کا آپشن ہی ختم ہو جائے۔ یہ اپنے ہی کمزور لمحات کا پہلے سے بندوبست کرنا ہے۔ یہی تو پوکر کے ایک بہترین کھلاڑی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ یہ تمام ٹیکنیکس ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم انسان کتنے غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم بحیثیت مجموعے اپنی ان خامیوں اور جذباتی کمزوریوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ایک عجیب سے سکون میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز، ہر مارکیٹ یا ہر انسان کے رویے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر ہم اپنے عمل، اپنی سوچ اور اپنی پیش کی تیاری کو ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور فیصلوں کو داؤ سمجھنے کا اصل مقصد ہی خود کو اس نفسیاتی دباؤ سے آزاد کرنا ہے۔ اگر اس ساری گہری گفتگو کو سمیٹا جائے تو بات یہ ہے کہ زندگی نامکمل اور چھپے ہوئے حقائق کا ایک لمبا تسلسل ہے۔ بالکل تسلسل ہے۔ جب ہم اس حقیقت کو کھلے دل سے قبول کر کے اپنے فیصلوں کو صرف ایک داؤ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہارنے پر ہم خود کو حد سے زیادہ کوستے نہیں، اور جیتنے پر تکبر کا شکار ہو کر خود کو کوئی عقل کل نہیں سمجھ لیتے۔ یہ توازن ہی اصل کامیابی ہے۔ اب آخر میں سوچنے کے لیے ایک بات چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں بڑے اداروں، منتظمین یا سیاستدانوں کو ان کے فیصلوں کے حتمی نتائج کے بجائے ان کے فیصلہ کرنے کے عمل اور نیت پر پرکھنا شروع کر دیں ہوں تو کیا ہمارے رویے، ہماری تنقید کا معیار
और दुनिया का सारा निजाम यकसर बदल नहीं जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इन बातों पर गौर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। जी बिल्कुल। स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कोई मालूमाती तज्जिया मिस ना हो और सोचने का ये सफर यूं ही जारी रहे।